अब दोस्तों इस वीडियो से हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग जो क्वेश्चंस हैं, रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, सारे खत्म कर देंगे इस वीडियो के अंदर। और पिछली दो वीडियोस के अंदर मैंने आपको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस करा दिए हैं जिससे आपको अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनानी है ये चीज का अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा। तो देखो इस वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, मैं हर पॉइंट का, हर ट्रांजेक्शन का मैं आपको ट्रीटमेंट बता दूंगा कि इस चीज को ऐसे करेंगे, इस चीज को ऐसे करेंगे। अब जरा देखो, सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है, राम ने स्टार्ट किया है बिजनेस किसके साथ, कैश 25,000 एंड चेक 25,000 टू ओपन अ बैंक अकाउंट। तो देखो सबसे पहले ट्रांजैक्शन आप डालोगे कि बिजनेस स्टार्टेड विद कैश एंड चेक, और आपको क्या करना पड़ेगा, दो एसेट्स बनानी पड़ेंगी। एक आप एसेट्स में क्या कैश डालोगे, एक एसेट बना दोगे बैंक की। कैश के नीचे आप क्या लिख दोगे, प्लस 25,000 कर दोगे, और बैंक के नीचे आप क्या कर दोगे, यहां भी प्लस 25,000 कर दोगे। और यहां पे कैश और बैंक किस चीज के लिए इंट्रोड्यूस की गई है, कैपिटल के लिए इंट्रोड्यूस की गई है। तो दोनों मिलाकर कितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस की गई है, 50,000। तो आप जो यहां पे कैपिटल बनाओगे तो कैपिटल में भी आपको क्या करना पड़ेगा, 50,000 आपको ऐड कर देना होगा, ठीक है ना। देन उसके बाद सेकेंड ट्रांजेक्शन क्या है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 4,000। अब इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एसेट के अंदर एक और एसेट का नाम डालना होगा जिसको हम कहेंगे लेट से स्टॉक। और स्टॉक में आपको क्या करना है बेटा, 4,000 के स्टॉक्स परचेज करे हैं ना, तो 4,000 से स्टॉक आपका बढ़ जाएगा क्योंकि आपने स्टॉक खरीदा है, तो स्टॉक आपका बढ़ जाएगा। बट सिंस आपने इसे उधार पे खरीदा है, क्रेडिट पे खरीदा है, तो आपकी लाइबिलिटी बन जाएगी। और लाइबिलिटी का नाम क्या रखेंगे, लाइबिलिटीज के नीचे एक लाइबिलिटी का नाम लिखना, और वो लाइबिलिटी हमारी होगी बेटा क्रेडिटर्स। और क्रेडिटर्स भी आप क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे 4,000। क्या बात समझ आ रही है। तो इस ट्रांजेक्शन के अंदर आपका स्टॉक प्लस हो जाएगा 4,000 से, और क्रेडिटर भी प्लस हो जाएंगे 4,000 से, यानी कि आपकी असेट भी बढ़ रही है और आपकी लाइबिलिटी भी बढ़ रही है। और इस हिसाब से आपकी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, वो पक्का मैच कर जाएगी, ठीक है ना। अब आइए जरा हम लोग चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, परचेज गुड्स फॉर कैश 1,000। अब गुड्स परचेज करे हैं कैश में, देखो पहली चीज क्या होगी, जो स्टॉक है वो प्लस हो जाएगा, यानी कि स्टॉक बढ़ जाएगा 1,000 से। बट सिंस ये हमने कैश में परचेज करा है तो कैश आपका बेटा कम भी हो जाएगा, कितने से, 1,000 से, क्योंकि गुड्स आए पर कैश तो हमारा गया ना, और कैश जाने में क्या हो जाएगा, माइनस होगा। सो माइनस 1,000, और स्टॉक बढ़ा है तो प्लस 1,000। देन इसके बाद फोर्थ पॉइंट इज परचेज फर्नीचर फॉर कैश 500। आपने फर्नीचर परचेज करा है, फर्नीचर गुड्स नहीं है, ये बात याद रखना। जब गुड्स है तो गुड्स लिखा होगा और उसका ट्रीटमेंट हम स्टॉक में करेंगे। बट जब हमने फर्नीचर परचेज करा है तो हमारी फर्नीचर बढ़ी होगी, तो आप क्या करना, एक नई एसेट बनाना, असेट के अंदर एक नया कॉलम बनाना फर्नीचर के नाम का, और उसमें आप क्या कर देना, प्लस कर देना 500। पर अगर हमने कैश में खरीदा है तो भैया कैश तो कम होगा ना हमारा, तो कैश में आप माइनस कर देना कितना, 500 रुपए, 500 माइनस कर देना। देन इसके बाद अब हम लोग चलते हैं बेटा फिफ्थ पॉइंट की तरफ। फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, विड्रू कैश, कैश विड्रॉ करा है पर्सनल यूज के लिए, कहां से, बैंक से। कैश और बैंक अलग अलग है। अब आपने एसेट में कैश का अलग कॉलम बनाया है, बैंक का अलग कॉलम बनाया है, क्योंकि स्टार्टिंग में उसने एकदम क्लियर कर दिया था इस चीज को। तो विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम बैंक 700। तो आप क्या करोगे, कैश में से 700 माइनस कर दोगे, क्योंकि प्रोप्राइटर क्या कर रहा है, फर्म में से पैसा निकाल के ले जा रहा है, तो कैश कम हो जाएगा। बट क्योंकि उसने ड्रॉइंग्स करी हैं, और ड्रॉइंग्स क्या होती हैं, कैपिटल इंट्रोड्यूस करने का ऑपोजिट। पैसे देते हैं तो कैपिटल बढ़ती है, पैसे निकालते हैं तो कैपिटल कम हो जाती है। तो कैश माइनस, और फिर आपका यहां पर कैपिटल भी हो जाएगा -700। दिस इज ट्रांजेक्शन नंबर हमारा 5। नाउ कम टू ट्रांजेक्शन नंबर 6 विच इज पेड रेंट 200। पेड रेंट 200। रेंट क्या है बेटा, रेंट एक एक्सपेंस है। मैंने आपको एक चीज बहुत क्लियर करी थी कि जो एक्सपेंस होते हैं वो हमारी कैपिटल को कम करते हैं, और जो हमारी इनकम्स होती हैं वो हमारी कैपिटल को प्लस करती हैं, यानी कि बढ़ा देती हैं। अब सिंस हमने रेंट पे करा है तो रेंट पे करने में हमारा कैश कम हो गया होगा, बिल्कुल कम हो गया होगा। तो आपको क्या करना होगा, कैश में से माइनस कर देना 200 रुपीज का रेंट। और सिंस ये एक एक्सपेंस है तो कैपिटल में से तो माइनस करना ही पड़ेगा, वी हैव नो अदर ऑप्शन। लो जी, -200 कर दिया। देन इसके बाद सेवेंथ पॉइंट जरा ध्यान से देखना। सेवेंथ पॉइंट कह रहा है रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक 100 रुपीज। रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, बैंक से इंटरेस्ट मिला। बैंक से जो इंटरेस्ट मिलता है तो बैंक आपको कैसे देगा, कैश में थोड़ी ना देता है कोई चीज, वो आपके अकाउंट में डाल देता है, तो आपका बैंक का बैलेंस बढ़ेगा ना इन दैट केस। यानी कि रिसीव्ड इंटरेस्ट, पैसा मिला है तो बैंक में जो पैसे हैं वो बढ़ गए होंगे।
तो जो बैंक वाला कॉलम है आपका, एसेट में जो बैंक वाला कॉलम है उसे 100 रुपीज से प्लस कर देना। और ये एक इनकम है, इंटरेस्ट रिसीव्ड इज अ इनकम, और अगर इनकम है तो उससे कैपिटल बेटा क्या होती है, बढ़ती है। तो कैपिटल में भी आप क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे 100 रुपीज, और आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन मैच कर जाएगी इस केस में, ठीक है ना। देन इसके बाद बचे हैं हमारे 3 और पॉइंट्स। सो पॉइंट नंबर 8 क्या कह रहा है, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, कॉस्ट 500 है और 700 का बेचा है। ध्यान से सुनना, गुड्स से हमारे 500 रुपए के गुड्स थे, हमने उसे 700 रुपए में बेच दिया, 200 रुपए का हमको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। ये वाला पॉइंट बेटा याद रखना है, जो गुड्स को बेचने का जो सीन है, बेचने का और बाय दोनों करने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग इक्वेशन के लिए। तो आपको ये लॉजिकली बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए। ऑल्दो मैंने पिछली वीडियो में जो क्वेश्चन कराया था उसमें बहुत डिटेल में अच्छे से समझाया था, इसमें भी मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने की। अब गुड्स थे कितने के बेटा, 500 के, 500 के गुड्स को आपने 700 रुपए में बेच दिया, तो आपको कितने का प्रॉफिट हुआ, 200 रुपए का बेटा यहां पे आपको प्रॉफिट हुआ। अब जो 200 रुपए का ये प्रॉफिट है बेटा, ये क्या करता है, ये कैपिटल को बढ़ा देगा। प्रॉफिट हो या इनकम हो, वो कैपिटल को क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप कैपिटल को प्लस कर दोगे 200 रुपीज से, कैपिटल को 200 से प्लस कर देंगे क्योंकि प्रॉफिट है। दूसरी चीज, आपका जब गुड्स आपने बेचे, सोल्ड करे, तो गुड्स यानी कि स्टॉक कम हो गया होगा, गोडाउन में जो आपके पास स्टॉक पड़ा था वो कम हो जाएगा क्योंकि वो चला गया है। कितने से कम होगा, 500 से या 700 से। तो याद रखना, हमेशा स्टॉक जब कम करेंगे तो वो कॉस्ट से कम करेंगे, यानी कि 500 रुपए से। तो आपका जो स्टॉक का कॉलम है, वहां पर स्टॉक में से आप 500 रुपए माइनस कर दोगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज, आपने बेचा कैसे है, आपने उधार पे बेचा है। कितने का बेचा है, 700 रुपए का बेचा है। तो जिसको आपने 700 रुपीज में बेचा होगा बेटा, वो बंदा आपके लिए क्या बन जाएगा, आपका डेटर, क्योंकि आपको उस बंदे से पैसे लेने हैं। और डेटर जो होता है वो हमारा एसेट होता है। तो आप असेट वाले कॉलम में आपको एक नया कॉलम बनाना पड़ेगा डेटर के नाम का, डेटर के नाम का, फर्नीचर स्टॉक के बिल्कुल बगल में डेटर नाम का बना दोगे। और यहां पे आप कर दोगे कि 700 से हमारे डेटर्स इंक्रीज हो गए। तो आप देख पाओगे कि -500 प्लस 700 इस प्लस 200, और ये साइड भी प्लस 200 है। तो असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, यहां पर भी हमारा प्रूव हो गया बहुत इजीली। अब हमारा अगला चीज क्या है, अगला चीज है पॉइंट नंबर 9। ये कह रहा है पेड टू क्रेडिटर्स। हमने क्या करा है, क्रेडिटर्स को बेटा पे कर दिया है। अब क्रेडिटर्स को अगर पे करेंगे तो ध्यान से सुनना क्या होगा, यहां पे इसने कुछ नहीं बताया कि हमने कैश में पे किया है, चेक से पे किया है। तो हम अज्यूम करेंगे कि हमने बेटा कैश में पे किया है, एजम्पशन ऐसी चलती है हमारी। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनो, पेड टू क्रेडिटर्स 4 है, 400, तो पे करने में कैश जा रहा है, तो कैश में से क्या हो जाएगा, माइनस। तो आप क्या करोगे, कैश में से 400 रुपए आप बेटा यहां पे माइनस कर दोगे। अब जब आप अपने क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स मतलब वो लोग जिनसे हमने उधार पे सामान खरीदा था, देवर लाइबिलिटी फॉर अस, तो लाइबिलिटीज में हमने क्रेडिटर लिखा होगा। तो हम क्या करेंगे, अब क्रेडिटर को जब हमने पे कर दिया तो हमने कहा ओए चुप रहियो, हमने तेरे को 400 रुपए से कम कर दिया है, क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे, यानी कि आपकी क्रेडिटर्स भी माइनस हो जाएंगे कितने रुपए से, 400 रुपीज से, बस। और लास्ट है हमारा पेड पेटी एक्सपेंसेस। व्हाट आर पेटी एक्सपेंसेस, छोटे मोटे खर्चे जो होते हैं, चाय बिस्कुट, सेफ्टी पिन्स, इन सारी चीजों के जो खर्चे होते हैं ये हमारे पेटी एक्सपेंसेस होते हैं। 2 4 5 10 रुपए के जो खर्चे होते हैं, जब आप उन्हें पे करते हो तो अगेन पे करने में बेटा कैश तो जाएगा ही, तो कैश में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 200। और सिंस ये एक एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस बेटा किसको कम करता है, एक्सपेंस कैपिटल को कम करता है। तो हम कैपिटल में से भी माइनस कर देंगे 200 रुपीज। और इस तरीके से हमारे जो एंटायर क्वेश्चन है बहुत जल्दी बहुत सही तरीके से कंप्लीट हो गया। आपका क्या फर्ज बनता है, आपका फर्ज बनता है कि आप इसको फुल फ्लेज अकाउंटिंग क्वेश्चन बनाओ, और प्रैक्टिस करने के नाते आप इस क्वेश्चन को बनाना, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने तो शॉर्ट में इसलिए बता दिया बेटा क्योंकि मैंने ऑलरेडी प्रैक्टिस करा दी है, हर चीज मैं ही करा दूंगा, तो फिर आप प्रैक्टिस किस चीज की करोगे, इसलिए यह काम इतना जल्दी करना जरूरी था। आइए अब हम लोग चलते हैं बेटा अगली इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे। इलस्ट्रेशन नंबर 5 बेटा मैं आपको बता दूं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस इलस्ट्रेशन में कुछ कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट्स हैं। ये ऑल्दो है बहुत छोटा, बट क्वेश्चन छोटा है, बट भाई माथा पिच्ची बहुत ज्यादा है इसके अंदर। आओ जरा देखते हैं क्या है इसके अंदर। भी हमसे पूछा है कि कैसे डील करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर। पहली चीज क्या है बेटा, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड 5,000 रुपए, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड 5,000 रुपीज। इंटरेस्ट ड्यू का मतलब क्या है कि हमें रिसीव करना था इंटरेस्ट, बट नॉट रिसीव्ड। मान लेते हैं हमने किसी को उधार पे पैसे दे रखे थे, उस बंदे को हमें इंटरेस्ट देना था और ड्यू डेट आ चुकी है, मतलब अब तक उस बंदे को दे देना चाहिए था,
बट अभी तक हमने रिसीव नहीं किया। यानी कि इंटरेस्ट इनकम जो थी हमने अर्न कर ली, कमा ली, बट हमने अभी तक रिसीव नहीं करी। तो बेटा याद करो, अगर आपने कोई चीज रिसीव करनी थी पर नहीं करी और अभी वो ड्यू हो चुकी है, तो वो आपके लिए एसेट बन जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है बेटा, जो इंटरेस्ट आपने कमा तो लिया है, मतलब अब आपको टेक्निकली मिल जाना चाहिए, बट अभी रिसीव नहीं हुआ है, तो वो आपकी एक एसेट बन जाती है। तो आप क्या करोगे, जो असेट वाला कॉलम है, उसके अंदर एक एसेट का नाम डालोगे एक्रूड इंटरेस्ट, और उसमें आप प्लस कर दोगे 5000। अब आप कहोगे सर इसका दूसरा ट्रीटमेंट कहां होगा। भैया एक बात बताओ, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हम लोग फॉलो कर रहे हैं। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या कहती है कि आपको पैसा मिला या नहीं मिला वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने पैसे कमा लिए क्या। तो हां, इस केस में हमने पैसे कमा लिए क्योंकि इंटरेस्ट ड्यू है। बिल्कुल इसी तरीके से मान लेते हैं आप मेरे से पर्सनली ट्यूशन पढ़ते हो, आपको मुझे फीस देनी थी मंथ एंड तक, आपने अभी तक फीस नहीं दी है, पर मैं क्या करूंगा, मैं उस फीस को एज इनकम रिकॉर्ड कर लूंगा। क्यों रिकॉर्ड कर लूंगा, क्योंकि मैंने अर्न कर ली है, रिसीव नहीं करी, अलग बात है। तो मैं उसे कहूंगा एक्रूड फीस, मिलनी थी बट मुझे अभी तक मिली नहीं। तो सिंस ये एक इनकम है, तो हम क्या कर देंगे बेटा, हम कैपिटल में भी 500,000 रुपीज को यहां पर प्लस कर देंगे, बात होती है खत्म। देन सेकेंड पॉइंट, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस 10,000। अब रेंट रिसीव हो रहा है मतलब एक इनकम है, एडवांस में रिसीव हो रहा है। एडवांस में अगर आपको किसी से कोई पैसे मिल जाते हैं, तो बेटा वो आपकी क्या बन जाती है, लाइबिलिटी। कोई इनकम अगर आपने एडवांस में रिसीव कर लिए बेटा, तो अब क्या है, आपको उसके लिए फ्यूचर में उसका हक अदा करना पड़ेगा, तो तब तक के लिए वो आपके लिए क्या बन जाएगी, लाइबिलिटी बन जाएगी। जैसे आपने अगर मुझे पूरे साल की फीस एक साथ पे कर दी है बेटा, तो फिर अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, पूरे साल आपको पढ़ाना पड़ेगा। आई एम लाइबल टू टीच यू फॉर द एंटायर ईयर, तो इसलिए वो लाइबिलिटी बन जाएगी। तो रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, तो रेंट इन एडवांस नाम का, रेंट इन एडवांस, इसे आप कहां पे लिखोगे, लाइबिलिटी के अंदर। लाइबिलिटी वाला जो कॉलम है उसमें एक सब कॉलम बनाना, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस या रेंट इन एडवांस, और उसमें 10,000 प्लस कर देना, 10,000 प्लस कर देना क्योंकि आपने रिसीव किया है। देन उसके बाद लाइबिलिटी हो गई। एंड दूसरी चीज हम क्या करेंगे, कैपिटल। ध्यान से सुनना बेटा, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस 10,000 का जो रेंट था बेटा, ये क्या हमको रिसीव करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। क्या ये रेंट जो हमने एडवांस में रिसीव कर लिया है, क्या वो हमारी इनकम है, नहीं, वो अभी हमारी इनकम नहीं है। सर इनकम क्यों नहीं है, भाई जब मैं, वो बंदा जो मेरे यहां रह रहा है, जब उतने पीरियड के लिए रह लेगा, उसके बाद मैं कहूंगा कि हाँ मैंने कमा लिया। पहले वाले केस में क्या था कि मैंने इंटरेस्ट कमा लिया था पर मिला नहीं था। सेकंड में क्या है कि मैंने कमाया नहीं है बट मुझे मिल चुका है, तो करे क्या, कैपिटल में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। इसका दूसरा ट्रीटमेंट होगा बेटा एसेट्स के अंदर। एसेट्स में किस तरीके से, एसेट्स के अंदर जो आपकी कैश है बेटा, जो कैश है वो इंक्रीज हो जाएगा 10,000 रुपीज से, क्योंकि बेटा यहां रिसीव हो गया है, रिसीव मतलब मिल गया है, कैश हाथ में आ गया है। तो 10,000 रुपए का हमारे पास कैश आ गया है, और साथ में लाइबिलिटी भी हमारी 10,000 से बढ़ गई है, क्योंकि अभी तक हमने कमाई नहीं थी और हमें पैसे मिले पड़े हैं। इस तरीके से आप देखोगे तो एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल वाली जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो हमारी मैच कर जाएगी। देन इसके बाद बेटा हम लोग आते हैं पॉइंट नंबर थर्ड पे, विच इज इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस ₹15,000। हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है, एडवांस में पे कर दिया है 15,000 रुपए का। इंश्योरेंस प्रीमियम अगर पे कर रहे हैं मतलब वो क्या है, हमारा एक खर्चा है। खर्चा आपने एडवांस में पे कर दिया, यानी कि आपको लेट सपोज सिर्फ इस महीने का पे करना था, आपने अगले 3 महीने का और पे कर दिया, तो आप कहोगे कि पैसे तेरे को पे कर दिए हैं, तेरे से बाद में सर्विसेज लूंगा। यानी कि वो जो आपने एडवांस में पैसे पे कर दिए हैं वो आपके लिए एक तरह की एसेट है, बिल्कुल एक एसेट है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम जो एडवांस में पे कर दिया है वो 15,000 आपकी एसेट है। तो एसेट वाले कॉलम के अंदर आप एक कॉलम बनाओगे, प्रीपेड इंश्योरेंस। जब हम कोई खर्चा एडवांस में पे कर देते हैं तो उसे प्रीपेड वर्ड यूज करते हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस हो सकता है, प्रीपेड रेंट हो सकता है, प्रीपेड सैलरी हो सकती है, इट कुड बी एनी एक्सपेंस। हम कितने से इंक्रीज कर देंगे बेटा, हम 15,000 से इंक्रीज कर देंगे। क्या ये एक्सपेंस अभी हमको पे करना था, क्या ये हमारा खर्चा था, नहीं। अगर ये हमारा अभी करंट खर्चा नहीं था तो हम कैपिटल में से क्यों माइनस करेंगे। कैपिटल में हम सिर्फ वही चीजें प्लस करते हैं जो इनकम अर्न कर ली, वही खर्चा एक्सपेंस माइनस करते हैं जो हमारा एक्सपेंस कंप्लीट हो चुका है। यहां पे एक्सपेंस हुआ नहीं है, आपने बस प्री पेमेंट कर दी है। तो अब इसका दूसरा इंपैक्ट कहां आएगा, इसका दूसरा इंपैक्ट आएगा बेटा एसेट के अंदर ही कैश नाम का कॉलम बनाओगे,
और उसमें से 15,000 माइनस करोगे। क्यों? क्योंकि आपने पे कर दिया है बेटा, ठीक है ना। तो फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा? फोर्थ पॉइंट ये कह रहा है कि सैलरीज ड्यू टू थी बट नॉट पेड 20,000, ड्यू बट नॉट पेड, यानी कि हम लोगों को किसी एम्प्लॉय को सैलरी देनी थी, वो सैलरी की डेट आ चुकी है कि हमको दे देनी चाहिए थी, हमने अभी तक पे नहीं करी, हमने पे ही नहीं करी, तो क्या कैश में से माइनस होगा? सर नहीं, क्योंकि पे ही नहीं करी तो कैश में से माइनस क्यों होगा? सर एसेट में कहीं लिखेंगे? नहीं, कोई एसेट थोड़ी ना, ये तो बड़ी की शर्म की बात है, हमको पे करना है किसी को, तो सर क्या ये एक लाइबिलिटी है? यस इट्स अ लाइबिलिटी। किस नाम से? आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो आप लाइबिलिटी वाले कॉलम के अंदर आप आउटस्टैंडिंग सैलरी नाम का एक लाइबिलिटी बनाओगे। उसमें क्या लिखोगे कि 20,000 से हमारी जो लाइबिलिटी है वो बढ़ गई है, क्योंकि अभी तक हमने सैलरी नहीं दी है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी विल बी 20,000 रुपीज। अब जरा मुझे बताओ इसका सेकंड ट्रीटमेंट कहां होना चाहिए? आप कहोगे सर कैपिटल में तो नहीं होगा, क्योंकि पिछली 2 बार में कैपिटल में नहीं हुआ कुछ, अभी भी नहीं होगा। और मैं कह रहा हूं कि यस होगा। रीजन क्या है? इस बात को मैं क्यों कह रहा हूं? इसका रीजन बेटा ये है कि सैलरी देनी है, सैलरी देने का पीरियड कंप्लीट हो चुका है, यानी कि वो खर्चा हमारा अक्रू हो चुका है, खर्चा हमको पे कर देना चाहिए था, बट अब तक हमने नहीं पे किया है। तो अगर खर्चा पे कर देना चाहिए था, नहीं पे करा है, तो वो कैपिटल में से तो माइनस होगा ना, इट विल बी रिकॉर्डेड एज एक्सपेंस। सो कैपिटल में से आप क्या करोगे? आप माइनस कर दोगे 20,000। बस। इसका मतलब अगर मैं आपको इस क्वेश्चन को नटशेल में करूं, तो अगर आप इनकम रिसीव कर रहे हो एडवांस में या आप खर्चा पे कर रहे हो एडवांस में, तो उसका कैपिटल में कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, क्योंकि अभी तक वो चीज, वो इवेंट अभी तक हुआ नहीं है। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपका जो इनकम है वो भी अभी क्या है? एक्रूड है, यानी कि ड्यू तो हो गई है पर अभी तक आपको मिली नहीं है, ऐसे कोई एक्सपेंस है जो पे तो कर देना चाहिए था बट अभी भी वो आउटस्टैंडिंग है, ऐसे दो चीजों को आपको कैपिटल में एडजस्ट करना पड़ेगा। इनकम को आप प्लस करोगे, एक्सपेंस को आप माइनस करोगे, एज सिंपल एज दैट। और इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी हो जाता है खत्म। दोस्तों अब हम लोग थोड़े अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस अब पहले जैसे नहीं है, यानी कि इसमें आपको फुल फ्लेज अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं बनानी है, ये थोड़े से न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे हल्की फुल्की मैथ्स इन्वॉल्व होगी। एंड ट्रस्ट मी, दीज क्वेश्चंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं, ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स के स्कूल में जब भी जो आपके मिड टर्म एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर अगर ये चैप्टर आ रहा है, तो उसके अंदर ये वाला टाइप ऑफ क्वेश्चन 110% आता है, ठीक है ना। तो आप इसको हल्के में मत लेना, इजी है, करोगे मजा आएगा आपको, ठीक है ना। अब देखो यहां पे आपको बस अकाउंटिंग इक्वेशन याद रहनी चाहिए। अरे अरे अरे, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है कि एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अब देखना, सिर्फ इस इक्वेशन को यूज करके हम तबाही मचाएंगे, ठीक है ना। asset is equal to liability plus capital. Question number illustration 10. If the capital of a business is 1 lakh rupees and outside liabilities are 60,000, calculate total assets. जब outside liabilities लिखी हुई हैं तो outside liabilities बोलूं या सिर्फ liabilities बोलूं, एक ही बात है, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है ना। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या है? asset is equal to liability plus capital है, टोटल एसेट्स निकालने हैं तो टोटल एसेट्स लिखो या एसेट्स लिखो, बात एक ही है भाई। तो एसेट इज इक्वल टू, यहां पे कैपिटल कितनी है? 1 लाख, कैपिटल है हमारी 1 लाख, और हमारी लाइबिलिटीज कितनी है? आउटसाइड लाइबिलिटीज हमारी है 60,000, तो यहां पे लाइबिलिटी कहूं या आउटसाइड लाइबिलिटी कहूं, वो है 60,000। क्योंकि बेटा कैपिटल को हम लोग इनसाइड या फिर इंटरनल लाइबिलिटी भी कहते हैं, तो सिर्फ कैपिटल लिखा हो या इंटरनल लाइबिलिटी लिखा हो एक ही बात है। अगर लाइबिलिटी सिर्फ लिखा है और आउटसाइड लाइबिलिटी लिखा है तो वो एक ही बातें हैं, ठीक है ना। तो यहां पे एसेट्स कितनी आ जाएंगी हमारी? 1,60,000 आ जाएगी। क्वेश्चन हो गया खत्म। नाउ अगला इलस्ट्रेशन नंबर 11. इफ टोटल एसेट्स ऑफ अ बिजनेस आर 2 लाख रुपीज एंड नेटवर्थ, नेटवर्थ के ब्रैकेट में उसने लिखा हुआ है कैपिटल, याद रखना नेटवर्थ इज अनदर नेम ऑफ कैपिटल, अपनी नोटबुक में लिख लो। नेटवर्थ इज ऑल्सो नोन एज कैपिटल। कैपिटल दे रखी है 1,50,000, तो अगेन देखो एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल इज द फॉर्मूला। टोटल एसेट्स कितने दे रखे हैं बेटा? 2 लाख, 2 लाख के हमारे टोटल एसेट्स दे रखे हैं। अपनी लाइबिलिटीज कितनी दे रखी हैं? लाइबिलिटीज बेटा नहीं दे रखी हैं, हमें क्रेडिटर्स निकालने हैं। एंड क्रेडिटर्स क्या है? क्रेडिटर्स आर लाइबिलिटीज। तो आप यहां पे लाइबिलिटीज लिख दो या आप लिख दो क्रेडिटर्स, एक ही बात है, क्योंकि कोई और लाइबिलिटी नहीं दे रखी, तो जो क्रेडिटर्स होंगे वही हमारी टोटल आउटसाइड लाइबिलिटीज होंगी, और प्लस कर देंगे कैपिटल। कैपिटल आपको 1,50,000 दे रखा है, तो 1,50,000 इज द कैपिटल।
नाउ सो क्रेडिटर वुड बी 2 लाख 2 लाख 1,50,000 उधर जाके माइनस हो जाएगा, सो इट विल बी 50,000। खत्म हो गया। अब आ जाओ जरा बेटा, हम लोग करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 12। इलस्ट्रेशन नंबर 12 देखो क्या है, पहले तो हम फॉर्मूला लिख लेंगे, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अब देखो, ए ने बिजनेस कमेंस किया है, कमेंस यानी कि शुरू किया है। कब किया है? 1 अप्रैल 2017 को, स्टार्टिंग में, साल की शुरुआत में शुरू किया है। और कैपिटल कितनी है बेटा? कैपिटल है 5 लाख। ऑन 31 मार्च, ध्यान से डेट्स देखो, कैपिटल कब की दे रखी है? 5 लाख रुपीस दे रखी है ओपनिंग, यानी कि ओपनिंग कैपिटल। सर ओपनिंग कैपिटल का मतलब क्या है बेटा? साल की शुरुआत में जो कैपिटल होती है उसे ओपनिंग कैपिटल बोलते हैं। वो दे रखा है 5 लाख रुपीस। 1 अप्रैल से हमारा ईयर शुरू होता है और उस दिन जो कैपिटल है वो ओपनिंग कैपिटल है। और 31 मार्च 2018 को उनकी एसेट्स दे रखी है 7,80,000, यानी कि क्लोजिंग CLG यानी कि क्लोजिंग एसेट्स कितनी दे रखी है बेटा? 7,80,000 दे रखी है। ओके, देन उसके बाद हमारी जो लाइबिलिटीज दे रखी है 70,000 दे रखी है। क्लोजिंग डेट के बाद ही लाइबिलिटीज लिखी हुई है, तो ऑफ कोर्स सी बात है कि क्लोजिंग लाइबिलिटीज की बात कर रहा होगा। क्लोजिंग लाइबिलिटीज अपनी कितनी दे रखी है? 70,000 रुपीज। फाइन, नाउ व्हाट वी आर सपोज टू फाइंड? वी आर सपोज टू फाइंड आउट हिज क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट्स अर्न ड्यूरिंग द ईयर। इसने दो चीजें निकालने के लिए कहा है, एक क्लोजिंग कैपिटल और एक प्रॉफिट हमने पूरे साल में कितना कमाया है। तो जरा ध्यान से देखो, पहले हम लोग क्लोजिंग कैपिटल निकाल लेते हैं। क्लोजिंग कैपिटल देखो किस तरीके से निकलेगा, सिर्फ इन तीन चीजों को कंसिडर करो। आप यहां पे लिखो क्लोजिंग एसेट्स इज इक्वल टू क्लोजिंग लाइबिलिटी प्लस क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग एसेट इज इक्वल टू क्लोजिंग लाइबिलिटी प्लस क्लोजिंग कैपिटल। आइए, ये चीज हो गई हमारी। अब क्लोजिंग एसेट्स देखो कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 7,80,000, 7,80,000। क्लोजिंग लाइबिलिटी कितनी दे रखी है? 70,000, 70,000। एंड व्हाट इज क्लोजिंग कैपिटल? आई डोंट नो। क्लोजिंग कैपिटल कितनी हो जाएगी? क्लोजिंग कैपिटल वुड बी 70, इधर जाके माइनस हो जाएगा, 7,10,000। दिस इज द आंसर ऑफ क्लोजिंग कैपिटल। चलो ठीक है, हमने क्लोजिंग कैपिटल निकाल लिया, पर सर ये प्रॉफिट क्या चीज है? ये तो आज तक हमने डिस्कस ही नहीं करा। तो मेरे को एक सिंपल सी चीज बताओ, साल की शुरुआत में, मान लेते हैं साल की शुरुआत में बेटा जो ओपनिंग कैपिटल थी वो कितनी दे रखी है? 5 लाख थी, 5 लाख की कैपिटल थी साल की शुरुआत में। और साल के एंड में कैपिटल कितनी दे रखी है? साल के एंड में जो कैपिटल निकल के आई है वो आई है बेटा 7,10,000 रुपीज निकल के, यानी कि 7,10,000। मुझे एक बात बताओ, कोई नई कैपिटल फर्म में पार्टनर्स लेके भी नहीं आया, प्रोप्राइटर लेके भी नहीं आया है, उसके बावजूद ये 5 लाख से 7,10,000 कैसे हुई होगी? ऑफ कोर्स सी बात है, जो ओनर है उसने प्रॉफिट, फर्म ने प्रॉफिट कमाया होगा। यानी कि अगर हम ओपनिंग कैपिटल में प्लस कर दे प्रॉफिट, ओपनिंग कैपिटल प्लस कर देते हैं प्रॉफिट, तो वो इक्वल आ जाता है हमारे क्लोजिंग कैपिटल के। तो आप ये फॉर्मूला लिख सकते हो कि क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट। सो क्लोजिंग कैपिटल कितना है? 7,10,000। ओपनिंग कैपिटल कितना है? 5 लाख। प्रॉफिट कितना है? पता नहीं, वही निकालना है। सो प्रॉफिट वुड बी, प्रॉफिट आ जाएगा हमारा 2,10,000। सॉल्व करके देख लेना बेटा, बेसिक मैथमेटिक्स है बस। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था और इंपॉर्टेंट भी था एग्जाम के लिए, ध्यान से देख लेना, ठीक है ना? जो था इसके अंदर, इस वाले क्वेश्चन को मैंने अच्छे तरीके से करवा दिया है। अब जो अगला क्वेश्चन है भाई वो है तबाही क्वेश्चन, यानी कि इलस्ट्रेशन नंबर 13। ये हो गई, मतलब सब हो गया, इतना इंपॉर्टेंट है भाई ये, मैं तुम्हें क्या बताऊं। क्वेश्चन देखो 13 का, वो भी स्पेशली ए पार्ट। कह रहा है सुरेंद्र मोहन स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2019। 1 अप्रैल यानी कि ओपनिंग ईयर, बिल्कुल ओपनिंग डेट पे इसने बिजनेस शुरू किया है। और कैपिटल कितनी थी उस दिन? कैपिटल थी 7,50,000। यानी कि इसने क्या कहा हुआ है कि ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल जो है बेटा वो 7,50,000 हो गई है। देन उसके बाद एंड अ लोन ऑफ 2 लाख टेकन फ्रॉम पंजाब नेशनल बैंक, और इसने लोन भी लिया है, किससे? पंजाब नेशनल बैंक से। तो भाई नहीं डेट दे रखी तो हम ये ओपनिंग लाइबिलिटी मान ले, क्योंकि अगर लोन लिया है आपने किसी बैंक से तो वो क्या है? एक लाइबिलिटी है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, तो वो ओपनिंग लाइबिलिटी कहेंगे, क्योंकि साल की शुरुआत में, डेट मेंशन नहीं है यहाँ पे, और 1 अप्रैल के बाद ही बोला हुआ है, तो 2 लाख का लोन है।
यानी कि ओनर ने 7.5 लाख रुपए अपने खुद के लगाए हैं और 2 लाख रुपए बैंक से लोन लेके लगाए हैं, तो 2 लाख रुपए की ओपनिंग लाइबिलिटी हो गई। ऑन 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2020 को उसकी जो एसेट्स हैं वो 15 लाख की हो गई है। यानी कि 31 मार्च 19 क्या होता है, क्लोजिंग होती है। यानी कि क्लोजिंग एसेट्स दे रखे हैं बेटा, क्लोजिंग एसेट्स दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं, ये दे रखे हैं 15 लाख रुपए। फिर उसके बाद फाइंड आउट हिज कैपिटल, हमें कैपिटल निकालनी है 31 मार्च 20 को, यानी कि क्लोजिंग कैपिटल हमको निकालनी है। इसमें इसने हमसे कहा है कि क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू निकालो और एंड प्रॉफिट मेड और लॉसेस इंकर्ड ड्यूरिंग द ईयर, कितना प्रॉफिट या फिर लॉस, कुछ भी हो सकता है, कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस हुआ है इस साल में, वो निकालना है हमको। ठीक है, निकालने की कोशिश करते हैं। जरा मेरी बात ध्यान से सुनो। सबसे पहले बेटा क्या करना है हमको, हम जो जो इंफॉर्मेशन दे रखी है और उससे जो जो चीजें निकल सकती हैं हम लोग वो निकाल लेते हैं पहले। अब जब सबसे पहली चीज देखो, सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल और ओपनिंग लाइबिलिटी यूज करके ओपनिंग एसेट्स निकाल लो। ओपनिंग एसेट्स निकाल के भी हमारी लाइफ में कुछ ऐसा खास उखड़ना नहीं है। ओके, नो प्रॉब्लम। अब मुझे एक बात बताओ, ओपनिंग लाइबिलिटी कितनी है, 2 लाख रुपीस दे रखी है, ओपनिंग लाइबिलिटी 2 लाख दे रखी है। क्या क्वेश्चन में कहीं पे दे रखा है कि हमने लोन को वापस पे कर दिया या हमने कोई और भी लोन लिया है? नहीं दे रखा। इसका मतलब क्या है, जो साल की शुरुआत में जो लोन था वही साल के एंड में भी लोन होगा। यस, यानी कि जो ओपनिंग लाइबिलिटी है 2 लाख की, वही बेटा क्या बन जाएगी, क्लोजिंग लाइबिलिटी बन जाएगी। कितने रुपए की, 2 लाख रुपए की। अब जरा मेरी बात सुनो, अब क्लोजिंग लाइबिलिटी और क्लोजिंग एसेट्स को यूज करके क्या मैं क्लोजिंग कैपिटल नहीं निकाल सकता? बिल्कुल निकाल सकता हूं। यानी कि अब फॉर्मूला लगा दो, क्लोजिंग एसेट इज इक्वल टू क्लोजिंग लाइबिलिटी प्लस क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग एसेट्स कितने दे रखे हैं, 15 लाख। 15 लाख के हमारे क्लोजिंग एसेट्स दे रखे हैं। क्लोजिंग लाइबिलिटी हमारी बेटा 2 लाख की दे रखी है। क्लोजिंग कैपिटल बेटा हमको निकालनी है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू 13 लाख रुपीस। 15 लाख में से 2 लाख माइनस करेंगे, 13 लाख रुपए आ जाएगा। यानी कि ये आंसर आ गया हमारा 13 लाख रुपए। मुद्दा ये है कि हमें प्रॉफिट या लॉस भी निकालना है। मैंने आपको बता दिया है कि ओपनिंग से क्लोजिंग में जाना है तो आप क्या प्रॉफिट या लॉस की वजह से जाओगे। ओपनिंग कैपिटल कितनी थी बेटा हमारी, 7,50,000 थी। क्लोजिंग कैपिटल हमारी कितनी हो गई है, 13 लाख हो गई है। ओपनिंग 750 है, क्लोजिंग इतनी है, कैसे आई देखो, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट या फिर माइनस लॉस, जो भी चीज दे रखी है। अब क्लोजिंग कैपिटल हमारी आ रखी है 13 लाख, तो 13 लाख इज द क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल इज 7,50,000 और प्रॉफिट पता नहीं, तो प्रॉफिट वुड बी 13 में से 7,50,000, 2.5 लाख, 2.5 लाख, 5.5 लाख, 5,50,000 will be the profit. This is the answer. 5,50,000 is the profit. डन हो गया। अब जरा आ जाओ, इसी में इसने एक आगे बात एक्सटेंड करी है। बी पॉइंट देखो, इफ इन द अबव इलस्ट्रेशन, ऊपर दी हुई इलस्ट्रेशन में अगर प्रोप्राइटर ने बेटा इंट्रोड्यूस करी होती एडिशनल कैपिटल कितने की, 1,25,000 की, और उसने विड्रॉ भी किए होते 40,000 फॉर पर्सनल पर्पस, प्रॉफिट तब निकालो। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, क्लोजिंग कैपिटल एंड ओपनिंग कैपिटल विल बी सेम इन दिस केस आल्सो। बी पॉइंट लिखा, क्लोजिंग कैपिटल कितनी है बेटा, क्लोजिंग कैपिटल हमारी है 13 लाख और ओपनिंग कैपिटल हमारी कितनी है, ओपनिंग कैपिटल इज 7,50,000। ये सेम रहेगा अभी भी, क्योंकि अबव इलस्ट्रेशन का इसने रेफरेंस दिया है हम लोगों को, ऊपर वाली इलस्ट्रेशन का हमको रेफरेंस दिया है। ठीक है जी, रेफरेंस दिया है। अब जरा देखना इसने क्या बात बोली है कि अगर प्रोपराइटर यानी कि जो बिजनेसमैन है उसने एडिशनल कैपिटल डाली है 1,25,000 की। एक बात बताओ, ये है ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल में अगर आपने और भी साल की शुरुआत में आपकी कुछ कैपिटल थी, अगर आपने और कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है तो वो क्या हो जाएगा, उसमें ऐड हो जाएगा। यानी कि एडिशनल कैपिटल ओपनिंग कैपिटल को बढ़ा देता है। फिर उसके बाद उस बंदे ने 40,000 रुपए विड्रॉ भी कर लिए, पैसा निकाल लिया फॉर्म में से। विड्रॉ अगर करा है यानी कि ड्रॉइंग्स जो होंगी उससे कैपिटल कम होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी। उसके बाद अगर कोई प्रॉफिट या लॉस है उससे हम प्लस या माइनस करेंगे, तो प्लस कर देंगे अगर कोई प्रॉफिट हुआ, माइनस कर देंगे अगर कोई लॉस हुआ, वो नेगेटिव साइन पे डिपेंड करेगा।
इससे हमारी क्या निकल के आ जाएगी, इससे हमारी निकल के आ जाएगी क्लोजिंग कैपिटल। यानी कि जो ये वाला फॉर्मूला है, ये तो सिंपलर फॉर्मूला था, इसमें हमें दो चीजें और दे दी हैं, बस इनको दिमाग में कंसिडर करना है। अब देखो जरा, अब हमको फॉर्मूला क्या लगाएंगे, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल जितनी थी, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। तो प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग इज प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। नाउ आ जाओ जरा हम देखते हैं, एडिशनल कैपिटल 125, ड्राइंग्स इज 40, 125 ड्राइंग्स इज 40, 125 ड्राइंग्स इज 40, एडिशनल कैपिटल इज 125, ड्राइंग्स इज 40, प्रॉफिट कितना है नहीं पता, वही निकालना है, क्लोजिंग कैपिटल तो 13 लाख है ही। सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 7,50,000 प्लस 1,25,000 इज 8,75,000, 8,75,000 माइनस 40,000 इज 8,35,000, 8,35,000 उधर जाके देखो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट विल बी 13 लाख, 8,35,000, तो 65, 4,65,000, 4,65,000 will be the profit and this is our answer। एक बार चेक कर लें, यस 4,65,000 is our profit। और इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन है वो बेटा सॉल्व हो गया। अब उसके बाद जो है मैं आपको जैसे एक एग्जांपल दे देता हूं, इलस्ट्रेशन नंबर 14 जो है ये भी बेटा एग्जाम के लिए ऑल्दो इंपॉर्टेंट है, बट आई थिंक ये मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा कि आप इसमें अपनी खुद की क्रिएटिविटी यूज करके बताओ। मैं आपको 2 पॉइंट्स करके दिखा रहा हूं, बाकी पॉइंट्स आप खुद करेंगे। क्या रहा, एग्जाम्पल देना है हमें, और वो एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, बुक में जो दे रखा है सिर्फ वो जरूरी नहीं है, उसके अलावा भी हो सकता है। एग्जाम्पल किस चीज का, ईच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन। अकाउंटिंग इक्वेशन के बेसिस पे हमें कुछ ट्रांजेक्शंस के एग्जांपल देने हैं जो इन कंडीशंस को फुलफिल करेंगे। लाइक पहली कंडीशन क्या है, इंक्रीज इन वन एसेट होना चाहिए और डिक्रीज इन अनदर एसेट होना चाहिए। एक ऐसी ट्रांजेक्शन बताओ जिसमें एक एसेट बढ़ रही है और दूसरी एसेट कम हो रही है, लाइबिलिटी कैपिटल से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश, इस ट्रांजेक्शन में क्या होगा, जो कैश है वो कम हो जाएगा और जो स्टॉक है यानी कि जो गुड्स है वो बढ़ जाएंगे। एक एसेट कम हो रही है, एक एसेट बढ़ रही है, हो गया, एक एग्जांपल दे दिया। आप अपना खुद का कुछ बनाना। फिर जो दूसरी ट्रांजेक्शन है हमारी वो बेटा क्या है, इंक्रीज इन एन एसेट, इंक्रीज इन लाइबिलिटी, एक एसेट इंक्रीज हो रही है, एक लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। सिंपल है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज गुड्स ऑफ 5,000 ऑन क्रेडिट। इससे क्या होगा बेटा, गुड्स परचेज करे हैं तो जो स्टॉक है हमारा वो 5,000 से प्लस हो जाएगा। ऑन दी अदर हैंड हमने क्रेडिट पे परचेज किया है, कोई गुड्स हम उधार पे खरीदते हैं तो इससे क्या होती है, लाइबिलिटी इंक्रीज होती है, क्रेडिटर्स इंक्रीज होते हैं, सो हमारी एक लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है, विच आर क्रेडिटर्स 5,000। ये मेरा एग्जांपल था, आप अपना खुद का एग्जांपल बनाना, बात खत्म। आप कमेंट्स में भी लिख सकते हो, मैं वहां पे भी आपको बता दूंगा कि क्या गलत क्या सही है। ऑल अबाउट योर क्रिएटिविटी, कि आप कितना ज्यादा आपने अकाउंट्स को अब तक ऑब्जर्व किया है। इस तरीके से हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है और मेरा ऐसा मानना है कि इसके बाद आप अपना रैंडम कोई भी क्वेश्चन उठाइए, आपको करने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। स्टिल अगर आपके पास कोई डाउट होता है तो आप, मेरा नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और सिर्फ व्हाट्सएप में कॉल करोगे तो उठाऊंगा नहीं, अगर गलती से उठा लिया तो मैं ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा, मे भी हो सकता है मैं उस टाइम पे क्लास ले रहा हूं, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।